चलिए, तो जस्ट लाइक हम लोग बैक क्लास जो बात किए थे वो थर्मल स्टेबिलिटी पे मैंने आपको बताया था कैसे कैसे सोचना है। वो याद होगा, मैंने बोला था छोटा एन छोटे के साथ स्टेबल है, बड़ा एन बड़े के साथ स्टेबल है। लेकिन बड़ा और छोटा एन रहा तो वो अनस्टेबल होता है। और थर्मल स्टेबिलिटी का इसी पे बात किए थे, एक पॉली के लिए और दूसरा मोनो के लिए। अब क्यों ना हम लोग जो है उतना कंक्लूजन को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। क्या है कि थर्मल स्टेबिलिटी जो है बाबू, अगर थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, एक बार रिव्यू कर दें हम। थर्मल स्टेबिलिटी की अगर बात करते हो तो थर्मल स्टेबिलिटी को हम लोग दो भाग में बांट लेते हैं। पहला वो पार्ट होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कि एनायन जो है वो हमारा पॉली एटॉमिक हो। अगर एनायन हमारा पॉली एनायन हो या पॉली एटॉमिक एनायन हो तो कैसे सोचेंगे, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा कि एनायन अगर हमारा मोनो एटॉमिक रहे तो कैसे सोचेंगे। तो मैंने आपको इस सब का लॉजिक भी बताया था कि आपको सोचना कैसे है, याद हो आपको तो। मोनो वाले में कैसे सोचोगे, पॉली एटॉमिक में कैसे सोचोगे। एक में पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाना था, ठीक है ना। पॉली एटॉमिक में किसका कॉन्सेप्ट लगाना था, पोलराइजेशन का, जबकि मोनो वाले में लैटिस का। अब इतना नहीं करेंगे हम लोग, सीधा अगर पॉली एटॉमिक दिखाई दे रहा है तो डायरेक्ट एक रूल बना लेते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी जो है बाबू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। काम खत्म, एक लाइन में ही आपका काम एंड हो जाएगा। कि बस जैसे ही दिखा पॉली एटॉमिक, डायरेक्ट रूल फिक्स रखो, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली होगा साइज के। जबकि मोनो एटॉमिक होगा तो उस केस में थर्मल स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इतना अगर आप लगा लेते हो तो बहुत आसानी से आपका काम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये रूल आपको फॉलो करना है थर्मल स्टेबिलिटी के लिए। एक्चुअली होता ये नहीं है, हम लोग तो फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, मैंने आपको बताया था पॉली एटॉमिक के लिए जो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन था, याद हो आपको तो। इन्वर्सली पोलराइजेशन था और इन्वर्सली आयनिक पोटेंशियल था। जिस आयनिक पोटेंशियल को अगर हम लोग लिखे तो कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से देख के बताना। आयनिक पोटेंशियल होता है चार्ज बाई साइज। तो टीएस जो है वो इन्वर्सली है आईपी के, आयनिक पोटेंशियल के। तो क्या हम आईपी को लिख सकते हैं, आईपी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाई में साइज होता है। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली हो जाएगा साइज बाई में चार्ज। अब देखो बात तो आ गया ना, थर्मल और थर्मल स्टेबिलिटी। और अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी और साइज के बीच में, एटॉमिक साइज के बीच में रिलेशन पूछे तो कैसा हो गया, डायरेक्टली हो गया। लैटिस के लिए बात करते हो तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली था लैटिस एनर्जी के, मोनो एनायन में। लैटिस एनर्जी जो है वो इन्वर्सली साइज की होता है, तो फिर वैसे ही रिलेशन आ गया। तो आपको उतना नहीं करना है, सीधे आपको ये दो बात को फॉलो करना है। पॉली वाले में कैसे चलना है, मोनो एटॉमिक में कैसे चलना है, जो मैंने बताया है बस उस रूल को फॉलो करना। अच्छा, मोनो एटॉमिक में आप क्या क्या ले सकते हो इसमें। मोनो में मैंने आपको बैक ही क्लास बता दिया था, जस्ट लाइक हाइड्राइड है, ऑक्साइड है। ऑक्साइड में नॉर्मल ऑक्साइड, पर और सुपर को आपको मानना है पॉली एटॉमिक में। तो क्या बोला मैंने, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड और हैलाइड्स, ये जो भी है आपका, ये सब का सब आएगा मोनो एटॉमिक में, ठीक है। तो बहुत बस इतना अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं कोई भी ऑर्डर को थर्मल स्टेबिलिटी का। चलिए, इस पे कुछ क्वेश्चन हम आपको लिख रहे हैं, इसको बनाना है आपको। चलिए, तो ये सब क्वेश्चन है छोटा छोटा जिसमें आपको थर्मल स्टेबिलिटी बताना है। जल्दी से बताइएगा, लिथियम से सीजियम जा रहे हैं। सबसे पहले बताओ NO3 कैसा आयन है, NO3 माइनस पॉली वाला है। और पॉली एटॉमिक एनायन के केस में क्या मैंने बोला कि साइज बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो बता दीजिए सबसे ज़्यादा अगर थर्मली स्टेबल पूछे तो कौन थर्मली स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा सीजियम। इसमें थोड़ा सा हम डिफरेंट मार्कर यूज कर देते हैं। सबसे ज़्यादा होगा सीजियम, तब होगा रुबिडियम, तब होगा पोटेशियम, तब होगा सोडियम। ये ऑर्डर हो जाएगा। अगेन जल्दी से बताओ, OH माइनस पॉली आयन है, एक से ज़्यादा एटम है, पॉली आयन है। तो पॉली एटॉमिक आयन के केस में मैंने क्या बोला, पॉली एटॉमिक के लिए क्लियर कट रूल है, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली है साइज के। तो साइज के डायरेक्टली है तो इस तरफ जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा इस तरह से ऑर्डर हो जाएगा। तो बस ज़्यादा दिमाग में खिचपिच नहीं करना है, जो दो पॉइंट बोले हैं उसको बैठाना है। सल्फेट आ जाओ, सल्फेट में बताओ सल्फेट कैसा है, पॉली एटॉमिक है। अब पॉली एटॉमिक है तो जल्दी से, सल्फेट सब में कॉमन है, तो बताओ आयन क्या मिलेगा, Na प्लस
फिर क्या मिलेगा Mg+2, फिर क्या मिलेगा Al+3। हम लोग ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से साइज घटता है। तो साइज का ऑर्डर पहले बताओ। साइज का ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा होगा Na+ का, तब होगा Mg+2 का, तब होगा Al+3 का। और जैसा कि हम लोग जानते हैं साइज बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा। तो उस बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो थर्मल स्टेबिलिटी होगा वो होगा Na2SO4 का, क्योंकि सबसे ज़्यादा साइज का ऑर्डर किस में है, साइज ऑर्डर आ रहा है सबसे ज़्यादा सोडियम, तब आ रहा है मैग्नीशियम के लिए तो लिखेंगे MgSO4, एंड देन आ रहा है एल्युमिनियम के लिए तो लिखेंगे Al2SO4 होल थ्राइस। अच्छा बाबू देखो, ऑक्सीजन है, ऑक्साइड है, O पे 2-, क्या क्या मैंने बोला है, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, सॉरी ऑक्साइड हाइड्राइड हैलाइड रहा तो उसमें इन्वर्सली है। तो बताओ थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, इन्वर्सली साइज है। तो बताओ सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा, ओल्ड स्टाइल से टीपो, सबसे ज़्यादा टी का होगा, तब एसी का होगा, तब सल्फर का होगा। जिसका साइज ज़्यादा होगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी इन्वर्सली साइज के साथ है। तो सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगा SO2, तब होगा SeO2, तब होगा TeO2। क्लियर है। इस तरह से अब आ जाइए ज़रा ध्यान से देखिए, ये वाले ऑप्शन को देखिए, सब में फ्लोराइड है, मोनो आयन है। फ्लोराइड मोनो आयन है तो थर्मल स्टेबिलिटी आप कैसे सोचोगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज का कॉन्सेप्ट लगाओगे। तो बताओ यहाँ Na+ है, Mg+2 है, Al+3 है। सबसे ज़्यादा साइज किसका है, Na का, तब Mg का, तब Al का। तो जिसका छोटा साइज होगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा Al(F3), तब होगा MgF2, तब होगा NaF। क्लियर है बाबू। तो इस तरह से आपको फॉलो करना है थर्मल स्टेबिलिटी के पूरे क्वेश्चन को, ऐसे ही बनाना है आपको, ठीक है। और बैक क्लास मैंने टर्म्स भी बताया था, उसको बैठा के रखना है। 1A का कार्बोनेट जो है और सल्फेट जो है वो डिसोसिएट नहीं करता है लिथियम को छोड़ के, है ना। तो ये सब था बाबू। अब आगे की ओर जो बढ़ने वाले हैं उसमें आने वाला है आपका मेल्टिंग पॉइंट। तो आइए मेल्टिंग पॉइंट पे बात करते हैं। तो अब जो बात होने वाला है वो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट का बात कर रहे हैं। तो जो हम लोग का हेडिंग है वो है मेल्टिंग पॉइंट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट हेडिंग सब जा रहा है, एकदम अच्छे से एक एक टर्म को रिवाइज करते चलिए, ठीक है, क्वेश्चन रुकेगा नहीं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड जो है वो लिक्विफाई हो जाए, ठीक है ना, तो उस टेम्परेचर को उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो सॉलिड से आपको कहाँ ले जाना है, सॉलिड से आपको लिक्विड में बदलना है, और लिक्विड में तो यही जो टेम्परेचर होता है वही टेम्परेचर आपका कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो अब जरा ध्यान से सुनना बाबू, मेल्टिंग पॉइंट तो हो गया, सॉलिड से आपको कहाँ लेके जाना है, लिक्विड में। तो सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होता है आपका आयनिक सॉलिड का, और तब होता है आपका कोवैलेंट सॉलिड का, ठीक है। कौन से सॉलिड का, कोवैलेंट सॉलिड का। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट अगर आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, आयनिक सॉलिड का होगा, एंड देन किसका होगा, कोवैलेंट सॉलिड। अब वो आयनिक से भी ज़्यादा हो जाता है, जैसे जेंट लाइक मॉलिक्यूल, कोवैलेंट ही मॉलिक्यूल का होगा अगर उसका नेटवर्क स्ट्रक्चर है। जैसे आप मान लो डायमंड की बात करो, SiO2 की बात करो, ठीक है ना, फिर ब्रॉन्ज की बात करो, B4C की बात करो, तो ये सब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट उससे भी ज़्यादा होता है। लेकिन अभी जो बता रहे हैं बस ये दो टर्म को समझाइए, समझ लीजिए। आयनिक मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा जो होगा वो किस किस का होगा, जल्दी बताओ। आयनिक सॉलिड से, और उसके बाद कोवैलेंट। लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो जेंट लाइक मॉलिक्यूल होता है, जैसे डायमंड हो गया, SiO2 हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, कार्बोरंडम हो गया, ये सब का होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे नॉर्मली बात करें तो आयनिक सॉलिड का ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, कोवैलेंट सॉलिड से। एग्जाम्पल के थ्रू सारा समझा दे रहे हैं, पहले 1 बाय 1 चलते हैं। पहला केस होगा कि केस मेल्टिंग पॉइंट तब का देखने जा रहे हैं जब मेटल और नॉन मेटल हो। तो जरा ध्यान से सुनना बाबू, ये मेल्टिंग पॉइंट की बात करने वाले हैं कब, जब हमारे पास कॉम्बिनेशन किस किस का है, मेटल प्लस नॉन मेटल का केस है। मेटल और नॉन मेटल के केस में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड करेंगे।
तो देखो डिसाइड करना बड़ा आसान सा है बाबू। मेल्टिंग पॉइंट ऐसी स्थिति में आप लगा सकते हो मेल्टिंग पॉइंट बराबर या मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। जब भी कभी मेटल नॉन मेटल का केस है तो आप लगा दो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। लेकिन बाबू देखो ये और तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर है, मैं एक वे बता दे कि ये रूल तब लगाना, ये एप्लीकेबल फॉर ये एप्लीकेबल तब होगा जब केटायन लार्जर हो, केटायन क्या हो, केटायन हमारा लार्जर हो और एनायन कैसा हो, एनायन हमारा स्मॉलर हो। ये वाला रूल मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी तब लगाना जब केटायन लार्जर हो, एनायन क्या हो, स्मॉलर हो। अब यार ये केटायन लार्जर क्या हो सकता है, तो लार्जर में आपको आ सकता है लार्जर जस्ट लाइक कौन कौन सा केटायन आपको लेना है वो भी बैठा लीजिए, Na+, K+, Rb+, Cs+। इसमें से अगर कोई भी एक भी केटायन अगर आ जा रहा है, इसमें का अगर कोई भी एक भी केटायन आ जाए, आप डायरेक्टली लगा दो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लैटिस एनर्जी के। और दूसरा कि एनायन में से और करके एनायन में से कोई भी एक आ जाए, जैसे F-O पे 2- आप ले लो, ऐसे लिखो F-O पे 2- N पे 3-, ठीक है ना। उस तरह से फिर H-, फिर आप ले लो C पे 4-। इसमें से कोई भी अगर आपका आयन आ रहा है तो केटायन में ये कैटेगरी आ जाए या एनायन में ये कैटेगरी आ जाए, दोनों में से कोई भी अगर एक भी मिल गया, सब में कॉमन, एक कॉमन आयन वाइज बात कर रहे हैं, अगर कॉमन आयन इसमें से कोई भी मिल जाए, या तो मेटल में ये मिल जाए या फिर नॉन मेटल में मिल जाए, एनायन में मिल जाए, तो आप सीधे मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली लगा देना लैटिस एनर्जी। और अदर जो भी होगा, अदर सारे के लिए आपको लगाना है, अगर इसमें से कॉमन नहीं है तो मेल्टिंग पॉइंट जो है आपको लगा के चलना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन होगा। अब पोलराइजेशन का तरीका मैंने आपको बताया था, याद हो तो। पोलराइजेशन कैसे देखना होता है, मैंने आपको बताया था कि पोलराइजेशन जब भी देखना हो तो पोलराइजेशन देखने का तरीका होता है कि केटायन का साइज बढ़ने से पोलराइजेशन घटता है, एनायन के साइज बढ़ने से पोलराइजेशन बढ़ता है। चार्ज किसी का भी बढ़े, केटायन या एनायन का, पोलराइजेशन बढ़ेगा। बाबू अगर ये दो बात को बैठा लेते हो तो क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होगा, एकदम अच्छे तरीका से बैठा लीजिए। जब भी कभी मेल्टिंग पॉइंट देखना है तो मेल्टिंग पॉइंट देखने का सिंपल सा तरीका है, मेल्ट का मतलब ही हो गया कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है। तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कोई भी क्रिस्टल लिक्विफाई हो जाए, वो आपका हो गया मेल्टिंग पॉइंट उसका। अब देखो मेटल प्लस नॉन मेटल के लिए तरीका क्या है, ठीक है। सो अगर ये एप्लीकेबल तब होगा जब केटायन लार्जर एनायन स्मॉलर हो, ठीक है। क्या मैंने बोला, केटायन कैसा हो, लार्जर हो, एनायन कैसा हो, स्मॉलर हो। तो केटायन में कौन कौन सा है, अगर एक भी कॉमन आयन में कॉमन कोई भी सोडियम मिल जाए, पोटेशियम, इस लिस्ट का एक भी केटायन या एक भी एनायन कॉमन मिल जाए तो आप लैटिस का कॉन्सेप्ट लगाना, अदरवाइज पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाना, ठीक है। तो आइए इस पे क्वेश्चन सब देखते हैं। चलिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया। क्वेश्चन ऐसा है, मैंने बोला कि BeCl2 है, फिर मैंने बोला MgCl2 है, उसके बाद बोल रहा हूँ CaCl2 है, फिर बोल रहा हूँ SrCl2 है, फिर बोल रहा हूँ BaCl2 है, ठीक। ये दे दिया मैंने, और मैंने बोला कि इसका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको बताना है। एकदम ध्यान से सुनना, अगर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है तो पहले बताओ केटायन क्या मिल रहा है लिस्ट का। केटायन, बेरिलियम, मैग्नीशियम कॉमन है ही नहीं। कॉमन आयन क्या है पहले ही बताओ, कॉमन आयन बस देखो जो सब में सेम है वो क्या है, तो कॉमन आयन सारे में सेम Cl- है। क्या Cl- लिस्ट में आ रहा है, तो लिखेंगे नॉट बिलोंग टू लिस्ट। अगर नॉट बिलोंग टू लिस्ट में नहीं है तो बताओ मेल्टिंग पॉइंट के लिए तरीका क्या है। अगर लिस्ट में ना हो तो क्या मैंने बोला है, मेल्टिंग पॉइंट के लिए अगर लिस्ट में ना है तो इन्वर्सली लगा देना पोलराइजेशन के, जिसका पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतने कम होगा। तो चलो अब बताओ, Cl- लिस्ट में नहीं था तो लगा दिए ये वाला, अगर लिस्ट में रहता तो लगाते लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब बताओ, ठीक है पोलराइजेशन तो सब में Cl तो कॉमन है, तो बताओ
Cl2 से BeCl2 से अगर तुम BaCl2 की ओर जा रहे हो तो क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ से एक चीज तो दिखाई दे रहा होगा कि साइज के केटायन का बढ़ रहा है। और मैंने बायोकेमिस्ट्री क्लास बताया था कि अगर केटायन का साइज बढ़ता है तो केटायन के साइज के बढ़ने से पोलराइजेशन क्या होता है? जल्दी बताओ। पोलराइजेशन, केटायन का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन घटेगा, अब पोलराइजेशन के घटने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो बता दो, इधर मतलब कि नीचे की ओर आ रहे हैं तो पोलराइजेशन घट रहा है, मतलब बेरिलियम से बेरियम जा रहे हैं तो साइज केटायन का बढ़ रहा है, क्योंकि बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी वाला टर्म पढ़े थे। ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ रहा है, केटायन का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ने से पोलराइजेशन घटेगा, पोलराइजेशन के घटने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो बताओ सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा वो किसके लिए होगा? सबसे ज़्यादा होगा BaCl2, तब होगा SrCl2, तब होगा CaCl2, तब होगा MgCl2, MgCl2 के बाद होगा BeCl2। ये ऑर्डर हो गया मेल्टिंग पॉइंट का। बहुत आसान सा, लिस्ट में है तो मेल्टिंग पॉइंट का रिलेशन क्या लगाओगे? जल्दी बोलो। आपसे पूछा गया था मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर बताना है, ये क्वेश्चन था। अगर लिस्ट में रहा तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाना डायरेक्टली लैटिस, नहीं है तो लगाना इन्वर्सली पोलराइजेशन। ठीक है, अब जैसे आ जाओ कुछ कुछ और क्वेश्चन देखो तो और क्लियर होगा। ऐसे मान लो मैंने बोला कि आप ऐसा करो, आप ले लो NaF, सोडियम का KF, RbF, CSF। जरा ध्यान से देख के बताओ कि अगर ये मैंने दे दिया है तो क्या तुमको लिस्ट दिखाई दे रहा है? लिस्ट वाला आयन, लिस्ट वाला आयन में क्या क्या था बताओ? NaKRbCS। और एनायन में बताओ क्या था? F माइनस, O पे 2 माइनस, C पे 4 माइनस, N पे 3 माइनस, H माइनस। इसमें से कोई भी लिस्ट में आ रहा है, F आ गया है। अगर मैंने मेल्टिंग पॉइंट पूछा तो आप सिंपल वे में बाबू क्या लगाओगे? बोलोगे सर F माइनस जो है ये बिलोंग टू लिस्ट से है। अगर लिस्ट से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग टू लिस्ट, तो आप सिंपल बोलोगे सर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली होगा लैटिस एनर्जी के। अब लैटिस एनर्जी कैसे देखते हैं? सो देखो, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली लैटिस है तो बाबू NaF से, सब में F तो कॉमन है यार, तो CSF की ओर जा रहे हो तो बताओ क्या होगा? जल्दी से बताओ। ऐसी स्थिति में जब NaF से CSF की ओर जाओगे तो आपको एक चीज दिखेगा कि साइज बढ़ रहा है, और साइज के बढ़ने से लैटिस एनर्जी घटता है, और लैटिस एनर्जी घटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो बताओ सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्या बोलोगे? NaF का, क्योंकि जिसका साइज बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा नहीं यार, लैटिस घट रहा है, लैटिस घटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, तो सबसे ज्यादा NaF, तब होगा KF, KF के बाद RbF, RbF के बाद CSF लगाएंगे। क्लियर है? ये किसका ऑर्डर हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। सेम एज अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की ओर बात करता हूं। अगर सपोज करो मैंने बोला CaF2 कैल्शियम का फ्लोराइड है, CaF2, उसके बाद CaCl2, CaCl2 के बाद CaBr2, CaBr2 के बाद CaI2। मैंने बोला कि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। आप बताओ क्या इसमें कॉमन चीज क्या है? ये बता दो। कॉमन है हमारा यहाँ पे Ca+2। अब Ca+2 कॉमन है तो क्या ये कॉमन लिस्ट केटायन के बिलोंग से कर रहा है? नहीं, तो नॉट बिलोंग कर रहा है, मतलब कि नॉट बिलोंग टू लिस्ट से बिलोंग नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है। तो वैसी स्थिति में मेल्टिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन लगाएंगे। और अगर इन्वर्सली पोलराइजेशन है तो बता दो जल्दी से, Ca से अगर आप CaF2 से अगर आप CaI2 की ओर जा रहे हो तो भाई फ्लोरीन से आयोडीन जा रहे हैं, फ्लोरीन से आयोडीन जा रहे हैं तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। साइज किसका बढ़ रहा है? एनायन का। और एनायन के साइज के बढ़ने से पोलराइजेशन भी बढ़ता है, और पोलराइजेशन अगर बढ़ रहा है तो बताओ, पोलराइजेशन बढ़ा ना यार, अब पोलराइजेशन बढ़ेगा तो पोलराइजेशन के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? घटेगा। तो बता दो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर जल्दी से। CaF2, CaCl2, CaBr2, CaI2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो कि मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया ऐसा, मैंने बोला कि आप ले लो NaF ले लो, MgF2 ले लो, AlF3 ले लो, और मैंने बोला मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको बताना है। कैसे आप सोचोगे? तरीका बड़ा आसान सा है।
तरीका ये है कि सर F माइनस इसमें कॉमन है, और कॉमन है तो ये F माइनस लिस्ट में है, ये लिस्ट से लाइक कर रहा है। अगर लिस्ट में है, लिस्ट में बिलोंग किया ये, तो सिंपल सी बात है, रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली होगा लैटिस एनर्जी के। अब चलो लैटिस देखना है, तो लैटिस के लिए सबसे पहले साइज देख लो। सब में F कॉमन है, तो बताओ आयन क्या मिलेगा? Na प्लस Mg प्लस 2 और Al प्लस 3। आप पढ़े हो कि पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से साइज घटता है, तो इधर जा रहे हैं तो साइज घट रहा है। अगर साइज घटेगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगा, और लैटिस एनर्जी बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी Al का है, तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? AlF3 का होगा, तब होगा MgF2 का होगा, एंड देन होगा NaF का होगा। तो बाबू इस तरह से हमें सोचना होता है। ज़रा ध्यान से देखना, अगला एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। मैंने बोला Na2O ले लो, मैंने बोला MgO ले लो, मैंने बोला Al2O3 ले लो। अब यहीं पे साथ ही साथ अब सारा काम करते चलो, फटाफट बोलो। अगर मेल्टिंग पॉइंट मैं पूछ रहा हूँ तो क्या इधर जा रहे हैं? O पे 2 माइनस कॉमन है, यस कॉमन है, तो लिस्ट में है, हाँ लिस्ट में है। लिस्ट में है तो बताओ क्या हमने पढ़ा है कि लगाएंगे क्या रूल? मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली होगा लैटिस एनर्जी, यस। सोडियम से एल्युमिनियम की ओर जा रहे हो, तो Na और Mg और Al में हम लोग पढ़े हैं कि Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? घटेगा। साइज घटेगा, लैटिस बढ़ेगा, लैटिस बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात है, वैसी स्थिति में मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा Al2O3, फिर होगा MgO, फिर होगा Na2O। अगर आप सही से लिस्ट जैसे जैसे बताएं उतना फॉलो कर लेते हो तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मान लीजिए मैंने एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, बोला LiCl ले लो, NaCl ले लो, KCl ले लो, RbCl ले लो, CaCl ले लो। ध्यान देना। अब बताओ इसमें कॉमन चीज तुमको क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन जो दिख रहा है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ रहे हैं, कॉमन चीज तुमको क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन दिखाई दे रहा है बाबू Cl माइनस। अगर Cl माइनस कॉमन है तो क्या ये लिस्ट में है? क्या नहीं है। अगर लिस्ट में नहीं है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या लगाओगे? इन्वर्सली पोलराइजेशन के, पक्का। अगर इन्वर्सली पोलराइजेशन के लगाओगे तो जरा ध्यान से देखना, हम क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि सर लिथियम से सीजियम की ओर जाएंगे, तो लिथियम से सीजियम जाएंगे तो साइज केटायन का बढ़ेगा, और केटायन के साइज बढ़ने से पोलराइजेशन घटता है। पोलराइजेशन घटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो उसके बेसिस पे देखें तो बाबू सबसे ज़्यादा हमारा मेल्टिंग पॉइंट होगा LiCl, तब होगा NaCl, तब होगा KCl, तब होगा RbCl, तब होगा CaCl, पक्का। लेकिन बाबू ये रॉन्ग हो जाएगा। अब क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो देखो, जरा ध्यान से सुनना। हम इस चीज़ को फिर से लिख रहे हैं, गौर करना। LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl। पहले तो आप एक नोट करके बैठा लो कि among lithium halide LiX only LiF जो है वो आयनिक नेचर का होता है, एंड रिमेनिंग आर कोवैलेंट इन नेचर। कैसा नेचर का होगा? कोवैलेंट इन नेचर। रिमेनिंग जो भी है वो कैसा नेचर का होने वाला है बाबू? कोवैलेंट। अब एक बात बताओ, अगर ऐसा है तो LiCl तुम्हारा कैसा नेचर का होगा? तो LiCl के लिए बोलोगे कि LiCl सिर्फ आयनिक नेचर का कौन है वो देखो, इसको हाईलाइट कर लो। आयनिक नेचर का LiF है, रिमेनिंग सारा का सारा कोवैलेंट है, तो ये तो कोवैलेंट है। और लिथियम के छोड़ के रिमेनिंग जो भी अल्कली मेटल का हैलाइड होता है वो सारा का सारा हैलाइड आयनिक नेचर का होता है। अब तुम खुद पढ़े हो कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होता है, ये बताओ। पढ़े हो ना, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है आयनिक वाले का, ज्यादा होता है किससे? ज्यादा होता है कोवैलेंट वाले से।
तो आयनिक वाले का ज्यादा होगा तो लगा दो। अब वैसे ही रूल लगाओ, क्या बोलेंगे जल्दी से बताओ सर, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, साइज के टाइन का बढ़ेगा, साइज के टाइन के बढ़ने से पोलराइजेशन क्या होगा, पोलराइजेशन का वैल्यू घटेगा, पोलराइजेशन अगर घटेगा तो पोलराइजेशन घटने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा CaCl, तब होगा RbCl, तब होगा RbCl के बाद KCl, KCl के बाद NaCl, और सबसे लास्ट में LiCl होगा। क्यों? कारण है क्योंकि बाबू ये है आयनिक और ये है कोवैलेंट, और आयनिक और कोवैलेंट में मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको बता दिया है किसका ज़्यादा होता है, आयनिक का। तो ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैठा के रखिएगा, ठीक है। अगली ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि मान लीजिए अगर आपको कभी ऐसा देते, ये तो हो गया NaCl, ये सब का कर लिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं एक छोटे से क्वेश्चन पे और बात करते हैं। मान लो कि आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, AlCl3, MgCl2, NaCl, ऐसा क्वेश्चन है। अब मैंने बोला कि यहाँ मेल्टिंग पॉइंट बताना है, तो आप कैसे सोचोगे? सो देखो, सबसे पहला तो आप लिखो AlCl3 MgCl2, एकदम जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखना। NaCl, पहले इस तरफ आओ, इस तरफ आया तो कॉमन आयन क्या मिला? Cl माइनस, क्या लिखेंगे? नॉट बिलोंग टू लिस्ट, और लिस्ट से नहीं बिलोंग कर रहा है तो क्या बोलेंगे? नहीं बिलोंग कर रहा है तो बोलेंगे ये कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इन्वर्सली होगा पोलराइजेशन के। अब पोलराइजेशन देखना है तो जल्दी से देखो, पोलराइजेशन कैसे देखोगे? Al +3 है, Mg पे चार्ज +2 है, Na पे चार्ज +1 है। पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से साइज घटता है, तो बताओ इधर से इधर जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन क्या होगा? पोलराइजेशन का वैल्यू, साइज बढ़ेगा, केटायन का साइज बढ़ने से पोलराइजेशन घटता है, पोलराइजेशन घटेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो MP ऑर्डर सबसे ज़्यादा हो जाएगा NaCl, फिर होगा MgCl2, फिर होगा AlCl3, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना होता है जब भी अगर पूछा जाए, एकदम बैठा लीजिए दिमाग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, NaF ले लीजिए, MgO ले लीजिए, उसके बाद आप क्या करो कि SCN ले लीजिए और फिर TiC ले लीजिए। मैंने यहाँ पे अगेन आपसे पूछा मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर बताओ क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, इन सब में कॉमन आयन सोडियम मैग्नीशियम अलग अलग है, एनायन भी अलग अलग है, लेकिन क्या तुमको नहीं लग रहा है कि एनायन F माइनस, O पे 2 माइनस, ठीक है, N पे 3 माइनस और C पे 4 माइनस। देखो इसमें F O N C ये बिलोंग कर गया ना लिस्ट से, बिलोंग टू लिस्ट, और लिस्ट से बिलोंग किया तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली होगा लैटिस एनर्जी के। बोलो, अब लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़े हो कि लैटिस एनर्जी बढ़ता कैसे है, तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Z प्लस Z माइनस की, चार्ज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगा। तो जल्दी से जरा एक एक कर करके चलो फिर से देखना, NaF है, MgO है, SCN है, TiC है। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पहले देख लेते हैं कितना कितना आ रहा है। सोडियम पे 1 प्लस 1 माइनस, Mg पे 2 2 2 प्लस 2 माइनस, स्कैंडियम के ऊपर 3 प्लस 3 माइनस है, 4 माइनस 4 प्लस। बताओ इसका प्रोडक्ट वैल्यू 1, इसका प्रोडक्ट वैल्यू 4, इसका प्रोडक्ट वैल्यू 9, इसका प्रोडक्ट वैल्यू 16। क्यों? क्योंकि लैटिस एनर्जी जो है वो डायरेक्टली होता है Z प्लस इंटू Z माइनस। तो ये वैल्यू तो निकाल लिया। अब जिसमें वैल्यू ज़्यादा होगा उसका लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगा, तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा TiC, तब होगा SCN, तब होगा MgO, तब होगा NaF। और अगर लैटिस एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वही लैटिस एनर्जी का ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, तो MP ऑर्डर बता दो, MP ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका होगा? NaF, तब होगा MgO, तब होगा सॉरी जो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर वही मेल्टिंग पॉइंट का, तब TiC, तब SCN, तब MgO, MgO के बाद NaF। क्लियर है बाबू? तो इस तरह से आपको मेल्टिंग पॉइंट देखना है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है।
एक छोटा सा एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं, गौर करना बाबू। जैसे कि क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है BeF2 है, बेरिलियम का फ्लोराइड है, MgF2 है, CaF2 है, SrF2 है, BaF2 है। मैंने ये देख के आपसे पूछा मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर बताना है। और सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि BeF2 पे पहले हाईलाइट कर लीजिए, और यहाँ पे ये नोट का पॉइंट बना के लिख भी लेना है। क्या पॉइंट है कि ऑल, ऐसे करके ऑल BeF2 जो है आर कोवैलेंट इन नेचर। जितना भी बेरिलियम का हैलाइड है वो कैसा है, कोवैलेंट इन नेचर। पहला पॉइंट तो ये बैठा लीजिए कि बेरिलियम के हैलाइड के बारे में मैंने क्या बोला, BeX2 आपका कैसा नेचर है, BeX2 का नेचर आपको कोई भी पूछे, चाहे BF2 है, BeCl2 है, BeBr2 है, BeI2 है, वो कोवैलेंट है। तो बाबू जरा ध्यान से देखो, ये कोवैलेंट नेचर का है। और मैग्नीशियम से लेके यहाँ तक स्ट्रॉन्शियम तक, MgF2, CF2, SrF2, BaF2 में ये इसका नेचर जो है वो आयनिक नेचर है। ठीक है, फ्लोराइड में मैग्नीशियम का फ्लोराइड कैसा होता है, आयनिक नेचर का होता है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से, BeX2 कैसा नेचर, कैसा, जल्दी बोलो, नेचर वाइज है तो बोलेंगे कोवेलेंट है, इसका आयनिक। और मेल्टिंग पॉइंट पढ़े हैं कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, आयनिक का ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है, कोवेलेंट वाले से ज्यादा होता है। अच्छा वो एक बात बताओ, सब में अगर F माइनस कॉमन है तो F माइनस कॉमन है तो ये लिस्ट वाला है, और लिस्ट वाला है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डायरेक्टली होगा लैटिस एनर्जी के। अब लैटिस एनर्जी के तो इस तरफ की ओर आ रहे हो तो इधर आने से क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगा, लैटिस एनर्जी घटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी घटेगा। पहले ये बात मान रहे हो। तो सबसे पहला तो बता दो, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट Mg से Ba जा रहा है तो मेल्टिंग घट रहा है, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा MgF2, तब होगा CaF2, CaF2 के बाद होगा SrF2, SrF2 के बाद होगा BaF2, BaF2 के बाद होगा BeF2। तो बाबू ये आपका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर निकला। तो ये कंप्लीट हुआ आपका मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ से जब भी रहे लिस्ट वाइज चलिए, काम बहुत आसान से हो जाएगा। अच्छा एक काम और कर लेते हैं, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कैसे देखना है वो भी थोड़ा देख ही लेते हैं। अब ऐसा कीजिए, जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं, मेटल की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमारा, हमने बोला कि आप मेटल ले लो, तो मेटल में अगर आपको देखना है मेल्टिंग पॉइंट को, ठीक है ना, वो तो कंपाउंड में देखा हमने। अगर मेटल में मेल्टिंग पॉइंट को देखना है तो कैसे आप कंसीडर करोगे, तो बाबू देखो उस केस में मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली होगा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के। आप इसमें कुछ पॉइंट जो बोल रहे हैं वो समझिएगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हो तो मेल्टिंग पॉइंट जो है डी ब्लॉक एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है कौन से ब्लॉक से, एस ब्लॉक वाले से। अगर हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट का तो मेल्टिंग पॉइंट बोलोगे डी ब्लॉक वाले का ज्यादा होगा एस ब्लॉक वाले से। क्यों डी ब्लॉक का ज्यादा होगा, क्योंकि डी ब्लॉक में मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। आप इसका पढ़े ही हो, कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 डी 1 से लेके 10 तक और NS2। तो अब जल्दी से बताओ NS2, तो बताओ मैक्सिमम इसमें D भी जा रहा है और S भी जा रहा है, तो मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो सबसे पहला तो बात आपसे पूछा जाए कि D ब्लॉक और S ब्लॉक में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा, एस ब्लॉक का। अब अमोंग एस ब्लॉक की बात करते हैं तो एस ब्लॉक वाले में कैसे सोचोगे, सो देखो, तो एस ब्लॉक वाइज अगर बात कर रहे हैं तो बाबू एस ब्लॉक वाइज मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट 2A ग्रुप का ज्यादा होता है किससे, 1A से। ठीक है, क्या मैंने बोला कि एस ब्लॉक में किसका ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट, 2A वाले का ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 2A ग्रुप में आप बोलोगे कि 2A ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर के बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। जबकि 1A ग्रुप में जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वो 1 होगा।
जितना ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो उस वजह से सबसे ज्यादा जो है मेल्टिंग पॉइंट, जल्दी बताओ किसका बोलोगे, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बोलोगे डी ब्लॉक का ज्यादा होगा एस ब्लॉक से, और एस ब्लॉक में किसका ज्यादा होगा, तो 2A का ज्यादा होगा 1A वाले से। अब चलो एस ब्लॉक में हमारे पास दो पार्ट है, पहला है 1A ग्रुप का बात कर लेते हैं साथ ही साथ। तो 1A में आ जाओ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। आपको याद हो मैंने बताया था ग्रुप में नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो साइज के बढ़ने से मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ एमबीएस का मतलब हो गया मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा, और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के घटने से मेल्टिंग पॉइंट भी घटेगा। तो बता दो सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, लिथियम का होगा, तब सोडियम, तब पोटेशियम, तब रुबिडियम, तब सीजियम। वैसे ही अगर मैं 2A ग्रुप की बात करूं तो 2A में आप बोलोगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम है वो। नीचे आ रहे हो सेम है, साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। क्यों मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, क्योंकि साइज के बढ़ने से मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ घटता है, मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ घटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। लेकिन बाबू यहाँ मैग्नीशियम में लोचा हो जाता है, मैग्नीशियम जो है सबसे पीछे चला जाता है, कारण होता है लेस पैकिंग इफिशियंसी। इसका मैग्नीशियम का जो पैकिंग इफिशियंसी होता है वो लेस होता है, तो लेस पैकिंग इफिशियंसी के वजह से ऐसा होता है पैकिंग इफिशियंसी। तो जल्दी से बताइए क्या आप बोलोगे, सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट बोलोगे वो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है बेरिलियम का। बेरिलियम के बाद बताइए किसका होगा, कैल्शियम, तब स्ट्रॉन्शियम, तब बेरियम, एंड लास्ट में आपको बोलना है मैग्नीशियम। तो बाबू ये भी ऑर्डर बैठा ही लीजिए दिमाग में, ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो आपको कैसे चलना है वो बता दिया मैंने, डी ब्लॉक का ज़्यादा है और कैसे कैसे बेरिलियम तक, कैल्शियम तक, स्ट्रॉन्शियम तक, बेरियम। और सबसे लीस्ट अगर पूछ ले 2A ग्रुप में सबसे लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। तो ठीक है बाबू, इसके साथ आपका ये समाप्त हो गया मेल्टिंग पॉइंट। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ने जा रहे हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट देख लिया, अब तो जो जो प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा से रिवाइज करना है। सॉल्बिलिटी पढ़ लिया आपने, थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ लिया, और क्वेश्चन आंसर जंक्शन से मिलना ही मिलना है। उसके बाद सॉल्बिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट पूरे अच्छे तरीका से पढ़ा दिए। अब अगला टर्म जो आता है वो आता है रिएक्शन विथ कार्बन के साथ, रिएक्शन विथ कार्बन के साथ। कार्बन के साथ अगर रिएक्शन करते हो तो पहले तो आप बैठा लो कि मेटल में ओनली लिथियम जो है, मेटल वाइज अगर बात करें, अल्कली मेटल में बात करें तो अल्कली मेटल में सिर्फ लिथियम जो है कार्बन के साथ रिएक्ट करके बनाता है, कार्बाइड बनाता है, ठीक है, वो बनाता है Li2C2 कार्बाइड बनाता है। और इस कार्बाइड पे हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनता है LiOH प्लस C2H2। बाबू C2H2 को एसिटिलीन कहते हैं, और जो भी कार्बाइड जो एसिटिलीन देता है उसका नाम होता है एसिटेलाइड। ये दे रहा है एसिटिलीन दे रहा है, और वैसा कार्बाइड जो एसिटिलीन दे उसे कहते हैं एसिटेलाइड कहते हैं। तो पूछ ले कि लिथियम कैसा कार्बाइड देता है, तो लिथियम एसिटेलाइड देता है। जबकि आप सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका रिएक्शन अगर आप कार्बन से करवाओगे तो यहाँ पे जवाब ये होगा कि नो रिएक्शन, रिएक्शन होगा ही नहीं। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। अब वैसे ही बात आता है, अगला बात आता है बाबू कि लिथियम का अगर आप एसिटिलीन से रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन अगर सोडियम से का रिएक्शन एसिटिलीन से करवाते हो तो एसिटिलीन से रिएक्ट कर जाता है और बना लेता है Na2C2 बना लेता है, ठीक है। और फर्दर Na2C2 पे अगर आप वाटर डालते हो तो वाटर डालने से क्या होगा, Na, और वाटर का पार्ट क्या होगा H प्लस OH माइनस, Na प्लस को OH दे दो तो बन जाएगा NaOH, और यहाँ पे C2 को H दे दो तो बन जाएगा C2H2, C2H2 को ही एसिटिलीन कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जल्दी से पहला तो पॉइंट बताइए क्या मैंने बोला, मैंने बोला कि मेटल में, अल्कली मेटल में सिर्फ कौन कार्बन से रिएक्ट करने वाला है, लिथियम।
क्या बनाता है, कार्बाइड। उस कार्बाइड को क्या कहते हैं, एसिटेलाइट। क्यों एसिटेलाइट कहते हैं, क्योंकि इसके हाइड्रोलिसिस से जो हाइड्रोकार्बन मिलता है वो एसिटिलीन मिलता है, और जिसके हाइड्रोलिसिस से अगर एसिटिलीन मिलता है वैसे कार्बाइड को एसिटेलाइट कहते हैं। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम कार्बन से डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता है ना। और लिथियम जो है उसका रिएक्शन C2H2 से करवाते हुए एसिटिलीन से तो नहीं होगा, लेकिन सोडियम जो है एसिटिलीन से रिएक्ट करेगा। तो बाबू ये भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो उसको बैठाना है। अगला बात है कि सो MCl, जितना भी अगर हम MCl की बात कर रहे हैं, अल्कली मेटल के हैलाइड की बात कर रहे हैं, MCl, जहाँ M का मतलब मैंने बोला ये M हमारा अल्कली मेटल है। कौन सा मेटल है हम लोग का, ये अल्कली मेटल है। तो ध्यान से सुनना बाबू कि MCl में अगर बात कर रहे हैं तो अमॉन्ग MCl ओनली LiCl जो होता है वो आपका डेलिक्वेसेंट नेचर का होता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जितना भी है MCl में पहले तो ये बैठा लीजिए कि ओनली LiCl इज डेलिक्वेसेंट इन नेचर, डेलिक्वेसेंट नेचर का होता है। मतलब ये क्या करता है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, उसे डेलिक्वेसेंट कहते हैं। जैसे कि LiCl है तो LiCl वाटर के प्रेजेंस में जैसे ही जाएगा मॉइस्चर के प्रेजेंस में बना लेगा LiCl.2H2O, जबकि अमॉन्ग LiCl ये मात्र डेलिक्वेसेंट है, बाद बाकी NaCl, KCl, RbCl, CaCl ये लोग डेलिक्वेसेंट नहीं है। तो आपसे पूछ ले कि सो बताओ कि सो MCl में सिर्फ डेलिक्वेसेंट नेचर कौन होल्ड कर रहा है, तो आपको बोलना है LiCl जो होता है वो आपका डेलिक्वेसेंट नेचर का होता है। अगला बात बाबू आपको याद हो कि डायगोनल रिलेशनशिप एक टर्म आता है। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब होता है सेकेंड पीरियड का प्रॉपर्टी थर्ड पीरियड से मिलता जुलता होता है, तो उसे डायगोनल रिलेशन कहते हैं। जैसे कि अगला बात कर रहे हैं डायगोनल रिलेशन। डायगोनल रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो डायगोनल रिलेशन की बात करोगे तो पहला तो आप बैठा लो कि लिथियम सो डायगोनल रिलेशन विथ मैग्नीशियम। लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशन देगा, जल्दी बताओ। लिथियम का डायगोनल रिलेशन होगा मैग्नीशियम के साथ। जैसे हम यहाँ पे कुछ कंपाउंड लिख रहे हैं, मैंने लिखा लिथियम, फिर क्या लिखा, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। लिथियम के बाद लिखा सोडियम, फिर लिखा मैग्नीशियम, बेरिलियम के बाद एल्युमिनियम। तो बाबू जरा ध्यान से देखो, ये जो लिथियम है, लिथियम सेकेंड पीरियड का है, इसका डायगोनल होगा किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम का डायगोनल किसके साथ होगा, एल्युमिनियम के साथ। तो बताओ लिथियम और मैग्नीशियम एक दूसरे के साथ डायगोनल रिलेशन दिखा रहा है, और डायगोनल रिलेशन का मतलब होता है कि जो लिथियम का प्रॉपर्टी होगा वही मैग्नीशियम का होगा। जो भी डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है तो प्रॉपर्टी आपस में क्या होगा, लिथियम एंड मैग्नीशियम हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। हैविंग कैसा प्रॉपर्टी होने वाला है, सिमिलर प्रॉपर्टी मिलने वाला है। प्रॉपर्टीज वाइज बात करोगे बाबू तो जो लिथियम का प्रॉपर्टी होगा वही मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी होने वाला है। हम इस वाइज अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे कि सो लिथियम मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी सेम होगा। तो आप पढ़े हो कि अल्कली मेटल में सिर्फ लिथियम नाइट्राइड बनाता है, सोडियम पोटेशियम नाइट्राइड नहीं बनाता है, शुरू में ही मैंने बताया था। तो बताओ, सबसे पहला तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिथियम का डायगोनल रिलेशन क्या है, किसके साथ है, मैग्नीशियम के साथ। किसको कहते हैं बाबू, देखो ये सेकंड पीरियड का लिथियम बेरिलियम बोरॉन सेकंड का है, और ये वाला थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ठीक है। तो देखो सेकंड वाला किससे मिलता जुलता प्रॉपर्टी दिखा रहा है, थर्ड वाला से, तो ये होता है डायगोनल रिलेशनशिप। अब जैसा कि जरा ध्यान से देखो, आपने पढ़ा है कि लिथियम एंड मैग्नीशियम ये दोनों का दोनों क्या करता है, फॉर्म्ड नाइट्राइड, पढ़े हैं। लेकिन आपने पढ़ा था कि लिथियम बनाता है जबकि सोडियम पोटेशियम रुबिडियम नाइट्राइड नहीं बनाता है। तो लिथियम मैग्नीशियम देखो दोनों का प्रॉपर्टी मिलता जुलता है, तभी तो बोथ
लिथियम मैग्नीशियम फॉर्म्ड क्या बनाता है, नाइट्राइड बनाता है। ठीक है, अगला बात की सो दूसरा पॉइंट, बाइकार्बोनेट ऑफ बोथ आर लिक्विड। लिथियम मैग्नीशियम दोनों का बाइकार्बोनेट किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। बाइकार्बोनेट ऑफ बोथ आर लिक्विड। ठीक है, तीसरा पॉइंट बाबू, तीसरा पॉइंट ये कहता है, हाँ तो अब बाइकार्बोनेट ऑफ बोथ आर लिक्विड मतलब क्या, चाहे वो LiHCO3 है या फिर MgHCO3 हॉल ट्वाइस है, ये दोनों का दोनों बाइकार्बोनेट किस फेज में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कार्बोनेट ऑफ बोथ आर अनस्टेबल। कार्बोनेट ऑफ बोथ आर स्टेबल। क्यों बोथ आर स्टेबल, क्योंकि आप पढ़े होंगे सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम का कार्बोनेट थर्मली स्टेबल होता है, वो टूटता ही नहीं है, हीट करने पे भी नहीं टूटेगा। अगर आप बोलोगे सर टूटेगा कैसे, नहीं, बहुत टेम्परेचर दे देंगे तो भी नहीं, बहुत टेम्परेचर दे दोगे तो मेल्ट कर जाएगा लेकिन वो टूटेगा नहीं। लेकिन बात करो लिथियम का, तो लिथियम का कार्बोनेट टूटता है। आपने देखा था कि पूरे अल्कली मेटल में किसका कार्बोनेट अनस्टेबल होता है, लिथियम का अनस्टेबल होता है। तो कार्बोनेट ऑफ बोथ आर अनस्टेबल, दोनों का कार्बोनेट क्या है, अनस्टेबल है, चाहे वो लिथियम का हो चाहे किसका हो, मैग्नीशियम का हो। तो कार्बोनेट ऑफ बोथ आर अनस्टेबल टुवर्ड हीट, टुवर्ड किसके, हीट। यही कारण है कि Li2CO3 को हीट करते हो तो हीट करते ही चेंज हो जाता है Li2O प्लस CO2 में। मैंने वैसे भी आपको नॉर्मल ट्रेंड बता दिया था, जितना भी कार्बोनेट है उसको हीट करने से ऑक्साइड और CO2 में जाता है। वैसे ही मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो हीट करते ही चेंज हो जाएगा MgO प्लस CO2। तो यहीं से आपको पता चल गया होगा कि इसका कार्बोनेट क्या है, अनस्टेबल है हीट के टूवर्ड। जैसे हीट करोगे ये टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगला बात बाबू कि लिथियम का क्लोराइड और मैग्नीशियम का क्लोराइड जो है ये सॉल्युबल होता है इथेनॉल में। क्यों, कारण इसका समझ लो, LiCl और MgCl2 जो है बाबू ये आपका कोवेलेंट नेचर रखता है। फ्लोराइड में बैठा लो कि लिथियम का फ्लोराइड मात्र आयनिक होता है, लिथियम और मैग्नीशियम का फ्लोराइड मात्र आयनिक होता है, क्लोराइड इनका क्या होता है, कोवेलेंट होता है। अब कोवेलेंट होता है तो सिंपल सी बात है ये किस में डिसॉल्व होगा, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो जनरली जो है ये LiCl और MgCl2 सॉल्युबल किस में होता है, इथेनॉल में सॉल्युबल होता है। तो जल्दी से अगला पॉइंट बोलना है, LiCl एंड MgCl2। आपको फिर से मैं बोल दूं, ये दोनों का नेचर कैसा है, दोनों का नेचर कोवेलेंट नेचर है। कैसा नेचर है, कोवेलेंट नेचर का है। आयनिक नेचर मात्र होल्ड होता है इनका आयनिक कौन होता है, तो इनका आयनिक होता है LiF और MgF2, मात्र ये आयनिक होता है। क्लोराइड इनका क्या होता है, कोवेलेंट होता है। तो LiCl MgCl2 आर soluble in C2H5OH, इथेनॉल में सॉल्युबल होता है। किसमें सॉल्युबल होता है, इथेनॉल में। वो मात्र एक प्रॉपर्टी, जो सारा प्रॉपर्टी दोनों का लमसम सेम रहता है, एक प्रॉपर्टी को छोड़ के। एक प्रॉपर्टी ये कि लिथियम का जो बाइकार्बोनेट होता है बाबू, वो लिथियम का, फिर से मैं बोल रहा हूँ, लिथियम का जो कार्बोनेट होता है वो बेसिक नहीं होता है, जबकि मैग्नीशियम का कार्बोनेट बेसिक नेचर का होता है। तो क्या बोला मैंने, नोट करके यहाँ पे पॉइंट लिखना है। पॉइंट ये बनाना है कि only magnesium form basic carbonate while lithium form नॉर्मल कार्बोनेट। कोई पूछ ले कि कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो इन दोनों को डिफर करता है, जो प्रॉपर्टी लिथियम का है वही मैग्नीशियम का है, क्योंकि डायगोनल रिलेशन का मतलब ये होता है कि दोनों का प्रॉपर्टी क्या होगा, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी होना चाहिए। लेकिन एक प्रॉपर्टी जो आपको क्या करने वाला है, चेंज करने वाला है, वो कौन सा है, वो है इसका कि इसका जो कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम का कार्बोनेट, वो बेसिक कार्बोनेट होता है, जबकि इनका लिथियम का नॉर्मल कार्बोनेट बनाता है। ठीक है ना।
अब वो देखो बाबू, इसका एक कोड है जिसको आपको बैठाना है, वो क्या है, जानकी पंडित मांगे कुत्ता करके, जानकी पंडित मांगे कुत्ता करके आप याद रखना। ये कहीं भी मिल जाए, जड़न से आपको बोलना है जानकी, पीवी से आपको बोलना है पंडित, एमजी से बोलना है आपको मांगे, और सीयू से बोलना है कुत्ता। क्या कोड है, ट्रिक क्या है, जल्दी बताओ। जानकी पंडित मांगे कुत्ता करके आप बैठा लेना। ये बाबू इनका कार्बोनेट क्या होता है, बेसिक होता है। इनका कार्बोनेट कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। बेसिक कहने का मतलब ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर MgCO3 है तो इसके साथ इसका बेसिक नेचर भी एग्जिस्ट करेगा, MgOH और ट्वाइस, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो पीवी है तो लेड के साथ उसका हाइड्रोक्साइड आएगा। लेकिन लिथियम सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करेगा नॉर्मल कार्बोनेट के साथ, बेसिक कार्बोनेट। तो जल्दी से बताओ, डायगोनल रिलेशन का मतलब आपने क्या क्या पढ़ा। डायगोनल का मतलब है कि दोनों का प्रॉपर्टी सेम है। आप पढ़ी हो अल्कली मेटल में सिर्फ लिथियम नाइट्राइड बनाता है, जबकि सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम नाइट्राइड नहीं बनाता है। तो लिथियम मैग्नीशियम दोनों नाइट्राइड बनाता है, पहला पॉइंट। दूसरा कि दोनों का बाइकार्बोनेट जो है वो लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है, तीसरा पॉइंट। दोनों का कार्बोनेट अनस्टेबल होता है हीट के टूवर्ड, चौथा पॉइंट। LiCl MgCl2 दोनों कोवेलेंट होता है, जबकि LiF MgF2 आयनिक नेचर का होता है, सॉल्युबल होता है इथेनॉल में। एक पॉइंट जो डिसिमिलरिटी रखता है, सारा प्रॉपर्टी डायगोनल का मतलब, फिर से मैं बोल दूं, डायगोनल कोई बोल रहा है कि किसी का कोई एलिमेंट अगले के साथ डायगोनल है, तो इसका मतलब जो प्रॉपर्टी एक का होगा वही अगले का होगा। अब पूछ ले कि कौन सा प्रॉपर्टी डिफर करता है, तो इसका जो कार्बोनेट होता है बाबू मैग्नीशियम का, वो बेसिक कार्बोनेट फॉर्म होता है, जबकि लिथियम नॉर्मल कार्बोनेट बनाता है। और कोड क्या मैंने बोला, Zn से जानकी, पीवी से पंडित, Mg से मांगे, Cu से कुत्ता। ये आपका बनाता है, कैसा बनाता है, बेसिक कार्बोनेट बनाता है। इनका कार्बोनेट कैसा होता है, बेसिक कार्बोनेट नेचर का होता है, ठीक है। तो इस तरह से हुआ बाबू, ये बेसिक कार्बोनेट बनाएगा। चलिए ठीक है, अब अगली ओर बढ़ने वाले हैं। अब अगला बात आता है बाबू कि किस रिएक्शन विथ एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। अगर आप एस ब्लॉक एलिमेंट का, अगर आपने एस ब्लॉक एलिमेंट का रिएक्शन करवाया है, किससे करवाया है, वैसा हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द सेंस कि फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, ठीक है, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंस क्या है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। तो जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे पहला तो बनाएगा, उसका सॉल्ट बनेगा, अब प्लस H2 गैस रिलीज होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने बोला सोडियम का रिएक्शन H2SO4 से करवा दो। बाबू आपको बता दे, H2SO4 में ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए, एसिडिक नेचर का होना चाहिए। तो ये एसिड तो है ही, तो इसका जैसे रिएक्शन करवाओगे तो बनेगा Na2SO4 प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगा। अगर मैंने बोला कि आप क्या करो कि कोई मेटल ले लो, मेटल का रिएक्शन आपको करवाना है इथेनॉल से, C2H5OH से। अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो, ये हाइड्रोजन जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोजन किससे कनेक्ट है, ऑक्सीजन से। तो क्या करो, पहले तो H2 गैस निकाल दो, और उसके बाद क्या करो, C2H5O- ये M+ से जुड़ा रहेगा, किससे जुड़ा रहेगा, M+ से। बाबू एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि मेटल का रिएक्शन अगर NH3 से करवाते हो तो बनता है अमाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, अमाइड बनता है। अमाइड कहने का मतलब MnH2 बनेगा और प्लस H2 गैस रिलीज होगा। एक्सेप्ट लिथियम, अगर लिथियम से करवाते हो तो लिथियम इट फॉर्म्ड इमाइड का फॉर्मेशन करता है। लिथियम मात्र क्या बनाता है, इमाइड बनाता है, ठीक है। लिथियम क्या बनाएगा बोलो, इमाइड बनाएगा, बाद बाकी सारा का सारा क्या बनाएगा, अमाइड। इमाइड है तो बोलेंगे Li2NH का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है।
तो मात्र लिथियम इमाइड बनाता है, बाद बाकी सारे के सारे क्या बनाएंगे, अमाइड का फॉर्मेशन। जैसे देखो मैंने बोला कि आप ले लो Na का रिएक्शन अमोनिया से करवा दो, अमोनिया से करवाओगे बनेगा NaNH2 प्लस H2 गैस रिलीज होगा। लेकिन अगर मैंने बोला लिथियम का रिएक्शन NH3 से बनाओ, सारा का सारा अमाइड बनाता है, मात्र कहाँ पे अलर्ट रहना है आपको, लिथियम पे। लिथियम क्या बनाता है, इमाइड का फॉर्मेशन करता है। तो जल्दी से बताओ, लिथियम का NH3 से रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनाएंगे, Li2NH तो बनाएंगे, और H2 तो इसका जन्म सिद्ध अधिकार है, रिलीज हो गए। अब यहाँ पे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है, लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन आता है, ठीक है। तो आज यहीं पे रहने देते हैं, अगले दिन हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करते हैं, ठीक है, ओके।